मनीषा ने आज सोच ही लिया था कि आज वो अपने मायके में सबको आईना दिखाकर ही रहेगी। मनीषा और उसके पति ने कभी भी किसी बात के लिए मुंह नहीं खोला था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मनीषा को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मनीषा की छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। शादी में माता पिता ने अच्छा खासा खर्च भी किया था, उसे काफी गहने और सामान भी दिया था। आज शादी के 1 महीने बाद होली के अवसर पर दोनों बेटी दामाद आए हुए थे और नए दामाद की खातिरदारी देखकर मनीषा को आज बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके पति की उसके मायके में कभी कोई पूछ ही नहीं हुई। और आज जब घर के 2 दामाद एक साथ उसके घर में हैं, वहां पर भी एक दामाद की ज्यादा खातिरदारी और एक दामाद की कोई पूछ नहीं। मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। मनीषा ने गुस्से में तुरंत अपने ससुराल जाने का फैसला लिया। मनीषा के पति ने उसे समझाया, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो यहाँ आया ही मत करो। मैं तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ यहाँ आ जाता हूँ। मनीषा ने बोला, हाँ मैं जा तो रही हूँ, पर इस बार इन लोगों को आईना दिखाकर जाऊंगी। तब मनीषा के पति ने कहा, इस वक्त कुछ भी मत बोलो। अगर कोई बात करनी ही है तो अकेले में करना। वैसे मैं तो कहता हूँ, जरूरत ही क्या है, तुम्हें किस बात की कमी है। मनीषा ने कहा, इसी बात का तो रोना है कि मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, इसलिए मेरे मायके वालों ने मुझे पूछना ही छोड़ दिया है और मेरे पति की भी कोई इज्जत मेरे मायके में नहीं है और इस बात का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। उस वक्त तो मनीषा वहां से चली गई, पर इस बार उसने कुछ बड़ा करने की ठान ली थी और अपने पति के रोकने पर भी वो इस बार रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था, बहुत समझौते कर लिए मैंने, अब मैं मेरा हक लेकर रहूंगी और मैं किसी की सुनने वाली नहीं। कुछ दिन बाद मनीषा ने अपने मायके वालों को पुश्तैनी जमीन में अपने हिस्से के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस देखकर मनीषा के घर वालों के होश ही उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनीषा ऐसा कुछ करेगी। तुरंत ही मनीषा की माँ ने मनीषा को फोन लगाया और बोला, तेरा दिमाग खराब है, ये क्या भेजा है तूने। मनीषा ने बोला, नहीं माँ, दिमाग तो अब तक खराब था, अब दिमाग सही हो गया है। जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है और मैं शाम में घर आ रही हूँ। मुझे चुपचाप मेरे हिस्से की जमीन दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मनीषा के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि मनीषा को क्या हो गया है, क्योंकि मनीषा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही बड़े घर में ब्याही गई थी वो, और उसका पति भी उसे बहुत चाहता था। उन्होंने तुरंत अपने दामाद को फोन लगाया। दामाद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बोला, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, शाम में मिलकर इस बारे में बात करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। शाम को मनीषा अपने पति के साथ मायके पहुंची। मनीषा के माता पिता और भाई भाभी मनीषा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही मनीषा की माँ जोर से चिल्ला पड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा नोटिस मायके में भेजने की। मनीषा भी आज चुप रहने वाली नहीं थी, वो भी जोर से चिल्लाई, क्यों नहीं भेजूं? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? 2 बेटियों के होते हुए आपने दोनों बेटियों में भेदभाव करने की कोशिश की। क्या किया है आप लोगों ने मेरे लिए? और आज जब अपनी छोटी बेटी के लिए आपको इतना कुछ करते देखा तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? क्या मेरा दुख आप लोगों को कभी नहीं दिखता? मनीषा के माँ बाप हैरानी से मनीषा का मुंह देख रहे थे। उन्होंने बोला, पागल हो गई हो क्या? दिमाग सही है तेरा? इतने बड़े घर में तेरा ब्याह हुआ है, तेरे आगे तो तेरी छोटी बहन का घर कुछ भी नहीं। तेरा पति तुझे इतना प्यार करता है, तेरे ससुराल वाले तुझे इतना चाहते हैं, और क्या चाहिए तुझे? अपने तीनों भाई बहन में तू सबसे अमीर है और उसके बाद भी तुझे हिस्सा चाहिए? थोड़ी तो शर्म कर ले। मनीषा, तुम चुप करो और घर चलो। मुझे तुम्हारे मायके से कुछ नहीं चाहिए और भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम जो बोलोगी तुम्हें लाकर दूंगा, और यदि तुम्हें जमीन चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से से ज्यादा जमीन खरीद कर तुम्हें दूंगा, पर अभी यहाँ से चलो। मनीषा के पति ने उसे समझाया। मनीषा ने बोला, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी तुम्हारा सब कुछ तो मेरा ही है। मुझे मायके में मेरा हिस्सा चाहिए और हर हाल में चाहिए, और मुझे एक एक ईंट का बराबर हिस्सा चाहिए। इस पर मनीषा के माँ बाप ने बोला, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले, तुझे तो तब मिलेगा ना जब हम देंगे। हम अपनी कमाई अपनी मर्जी से जिस औलाद को चाहें उस औलाद को दे सकते हैं, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। इस पर मनीषा ने बोला, हाँ अपनी कमाई ना,
आपकी अपनी कमाई अब बची ही कितनी होगी? आपने तो उसका ज्यादा हिस्सा तो अपनी छोटी बेटी की शादी में खर्च कर दिया। ये एक घर बचा है और थोड़े बहुत पैसे बैंक में होंगे। मुझे उसमें से कुछ भी चाहिए नहीं। मुझे तो मेरे पुरखों की जमीन में से हिस्सा चाहिए, जो कि करोड़ों रुपए की है और जिस पर मेरा जन्मजात हक है, क्योंकि वो आप लोगों की खरीदी हुई नहीं है। और जितना हक आप लोगों का उस जमीन पर है, उतना ही हक मेरा भी है। कोई भी कानून मुझे मेरा हिस्सा लेने से रोक नहीं सकता। मनीषा के पिता ने बोला, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास ज्यादा कुछ संपत्ति नहीं है। जो थोड़ी बहुत संपत्ति जोड़ी थी, वो छोटी बेटी की शादी में निकल गई। ये एक घर बचा है और थोड़े बहुत पैसे बैंक में हैं, और तेरी नजर पुश्तैनी जमीन पर है। जरा सोच, तेरे भाई के लिए क्या बचेगा? तेरे पास तो भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, फिर भी तुझे वो हिस्सा चाहिए। मनीषा ने भी पलटकर जवाब दिया, वाह पापा, कितना सही बोला। आधे पैसे एक बेटी की शादी में खर्च कर दिए, आधे पैसे बेटे के लिए बचाकर रख दिए। तो फिर मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या मिला इस घर से? क्या मैं इस घर की औलाद नहीं? मनीषा की माँ ने बोला, बेटा, तू तो मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। सबसे बड़े घर में तेरी शादी हुई है। तू सबसे अमीर है। तुझे किस बात की कमी है जो तुझे मायके से हिस्सा चाहिए? तू तो हर तरह से सुखी है। क्यों फालतू के विवाद कर रही है? मनीषा ने बोला, इसी बात का तो रोना है माँ। मेरी शादी में तुम लोगों ने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यहाँ तक कि मेरी शादी का लहंगा तक मेरे पति ने खरीद कर मुझे दिया। क्या तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं थी कि अपनी बेटी को कपड़े दे सकते थे? जेवर तो दूर की बात है, मेरी शादी में सारा इंतजाम, खाने पीने से लेकर वरमाला तक का खर्च मेरे ससुराल वालों ने किया था। तुम लोगों ने एक पैसा भी मेरी शादी में खर्च नहीं किया। क्या तुम लोग इतने गए गुजरे थे? इतना तो मुझे भी पता है कि जिस तरह तुम लोगों ने अपनी छोटी बेटी की शादी में खर्च किया है, मेरी शादी में भी अच्छा इंतजाम कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने इस बात का फायदा उठाया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे किसी शादी में देखकर बहुत ज्यादा पसंद कर लिया था, और वो हर कीमत पर मुझे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। इसीलिए तुम लोगों ने सब कुछ होते हुए भी अपने हाथ खड़े कर दिए और सारा इंतजाम मेरे ससुराल वालों के सर पर डाल दिया। मेरी शादी में तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। चलो, उस बात का भी मुझे कोई मलाल नहीं, लेकिन उसके बाद जब भी तुम्हारे दामाद घर आए, कभी भी इनकी ठीक से खातिरदारी नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता था कि ये तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखते हैं। तो कभी भी दामाद की खातिरदारी करने की सोची भी नहीं। मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। फिर मैंने छोटी बहन की शादी में तुम लोगों को बेतहाशा खर्च करते देखा। मैंने वो भी चुपचाप बर्दाश्त कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। लेकिन जब होली के दिन दोनों दामाद एक साथ इस घर में मौजूद थे, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई। एक दामाद के आगे पीछे तुम लोग डोल रहे थे, और एक दामाद को एक गिलास पानी पूछना भी जरूरी नहीं लग रहा था। एक दामाद को जाते वक्त पैसों का लिफाफा हाथ में पकड़ा दिया और एक दामाद को खाली हाथ विदा कर दिया। क्या ऐसा करते वक्त तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि मेरे पति बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं, तो क्या उनकी कोई मान इज्जत नहीं होगी मेरे मायके में? सीधी सी बात है माँ, जो जितना झुकता है लोग उसे उतना ही झुकाते जाते हैं, और एक दिन झुकाते झुकाते तोड़ कर रख देते हैं। अब बस बहुत हुआ। अब हमारे में झुकने की कोई ताकत नहीं। हमें हमारा हिस्सा दो, बात खत्म। मनीषा के माँ बाप, भाई भाभी ने बोला, बस इतनी छोटी सी बात को तूने दिल पर ले लिया। हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। चल, ये सब भूल जा तू। अब जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। तुझे और तेरे पति को भी तेरे मायके में वैसा ही मान इज्जत मिलेगी जैसे छोटे बेटी दामाद को मिलती है। लेकिन मनीषा आज अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसने बोला, मुझे कोई मान इज्जत नहीं चाहिए, क्योंकि मान इज्जत मांगकर नहीं ली जाती, ये दिल से निकलती है। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगी। जब छोटी बेटी दामाद को इस बात का पता चला कि मनीषा अपना हिस्सा मांग रही है, तो छोटी बेटी भी अपना हिस्सा मांगने के लिए तैयार हो गई और बोली, जब दीदी हिस्सा लेंगी तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। और उसका पति उसका पूरा साथ दे रहा था। मनीषा ने बोला, देख लो माँ, जिस दामाद को तुमने कुछ नहीं दिया उसे अभी भी कुछ नहीं चाहिए, और जिस दामाद को तुमने सब कुछ दे दिया उसे अब हिस्सा भी चाहिए।
मनीषा को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मनीषा अपनी बातों से टस से मस नहीं हुई और वहां से चली गई, ये बोलकर कि जल्दी ही वो अपना हिस्सा लेने आएगी। आज मनीषा के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। किसी के सीधे होने का उन्होंने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया था और कभी भी बड़े दामाद को वो मान इज्जत नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। मनीषा के भाई भाभी ने मनीषा के जाते जाते अपना आखिरी दांव खेला और बोला कि ठीक है, तू अपना हिस्सा ले ले और भूल जाना कि तेरा कोई मायका है। मनीषा ने हंसते हुए बोला, वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। मैं तो उसी दिन भूल चुकी थी जिस दिन मेरी शादी का एक लहंगा तक मेरे माँ बाप ने मुझे खरीद कर नहीं दिया था। अब और कैसे भूलूं? तैयार रहना, जल्दी ही कोर्ट में मिलेंगे, कहकर मनीषा वहां से निकल गई। मनीषा के कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद मामला पूरे गांव और रिश्तेदारी में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने मनीषा की आलोचना की तो कुछ ने उसकी हिम्मत की सराहना की, लेकिन मनीषा अब किसी के कहे सुने से डिगने वाली नहीं थी। उसने बचपन से देखा था कि उसके माता पिता ने हमेशा बेटे और छोटी बेटी को प्राथमिकता दी और उससे ये अपेक्षा रखी कि वो चुपचाप सब सहती रहे, लेकिन अब वो बदलाव की राह पर थी। क्योंकि जिस जमीन की बात हो रही थी वो पुश्तैनी संपत्ति थी, इसलिए कानून के अनुसार मनीषा का उस पर वैधानिक अधिकार था। कोर्ट ने मनीषा के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे बराबरी का हिस्सा दिलवाने का आदेश दिया। इस फैसले से मनीषा के माता पिता और भाई भाभी को गहरा झटका लगा। उन्हें अब समझ आया कि मनीषा ने जो कदम उठाया वो सिर्फ पैसे या जमीन के लिए नहीं था, बल्कि वो वर्षों से अपने साथ हुए अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज थी। जब छोटी बेटी को ये पता चला कि अब कानूनी रूप से संपत्ति में उसका भी अधिकार है, तो उसने भी अपने हिस्से की मांग कर दी। लेकिन जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, उसे एहसास हुआ कि मनीषा का कदम केवल हिस्सा मांगने का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उसने मनीषा दीदी से माफी मांगी और कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ। मैं तो बस वही देखती रही जो मुझे दिखाया गया। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी की जरूरत नहीं, बस ये समझ में आ गया कि किसी के चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि वो बेवकूफ या कमजोर है। मनीषा को उसका जायज हिस्सा मिला। माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बेटी के साथ अन्याय किया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।